यदि आप चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। कहते हैं आईना झूठ नहीं कहती, जो चेहरे पर होती है उसे दिखा देती है, लेकिन आईना हो और चेहरा हो ही नहीं तब कोई कैसे समझेगा। मैंने कभी बुरी शक्तियों पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। कई बार तो मैं खुद ही मुसीबतें उठाकर भूत प्रेतों को जानना चाहा, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाय, मेरा नाम है राघव और मैं ये ठान लिया था कि मैं एक बार सुशांत राजपूत की वो पुरानी हवेली के पीछे का पर्दा उठाकर रहूँगा। सुशांत सर तो अब हमारे बीच नहीं है, पर उनके द्वारा खरीदी गई एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में लोग तरह तरह के बातें करते हैं कि उस हवेली में सुशांत सर की आत्मा बसती है। पेशेवर रूप से मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। कुछ मिले या ना मिले, सुशांत सर की हवेली ही देख लूँगा। अगले दिन ही मैं उस हवेली पर पहुँचा। अजीब बात थी, मुझे वहाँ ना तो कोई भूत मिला, ना कोई इंसान, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं था। चलिए ये सब ठीक है, लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। वहाँ ना तो कोई चमगादड़ था, न सांप, न बिच्छू, न कोई परिंदे का घोंसला। ये सब चीज़ें मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी। उस अंधेर हवेली का पूरा चक्कर लगाया तो एक कमरा मिला, और ये कमरा हवेली के बाकी कमरों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि उस कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। और अजीब सी बात तो ये थी कि हवेली के बाहर तेज हवाएं और गर्जन के साथ बारिश हो रही थी, लेकिन गरजने की थोड़ी सी भी आवाज़ उस कमरे में नहीं आ रही थी। क्या गजब तरीके से उस कमरे को बनाया गया था। लगता है इसी के कारण सुशांत सर ने वो हवेली खरीदी थी। उस अंधेर कमरे में जाकर मैंने टॉर्च चालू किया तो देखा घर के ऊपरी सीलिंग पर मॉडर्न आर्ट की कारीगरी की गई थी। और अजीब बात थी, उस सीलिंग पर किसी के पैरों के निशान थे, और हर पैरों के निशान पर सुशांत राजपूत लिखा था। मैं अपना कैमरा निकालकर उसकी तस्वीरें लेने लगा कि तभी मैंने अपनी लाइट दीवार के तरफ करी। उस दीवार पर सुशांत राजपूत की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर के ठीक बाईं ओर एक बहुत पुराने ज़माने का आईना लगा था। अजीब बात था, उस पूरे हवेली में केवल सुशांत राजपूत और एक आईना बस था। सुशांत राजपूत की तस्वीर को निकालकर मैंने उसे बैग में रख लिया, और अब बारी थी उस आईने को निकालने की। पूरी ताकत लगाकर उस आईने को भी निकाला, लेकिन आईने को निकालते ही बड़ी जोर के साथ गर्जन हुई। ऐसा लग रहा था मानो उस तस्वीर और आईने को निकालकर मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। उस आईने को अपने पीठ पर उठाकर हवेली से बाहर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मेरा शरीर भारी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे पीछे से खींचे जा रहा है। अपना चेहरा उस आईने पर देखता तो मुझे सुशांत सर का चेहरा नजर आता, और फिर अचानक से ही गायब हो जाता। बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने वो तस्वीर और आईना गाड़ी के डिग्गी पर ही रख दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं अपनी बिल्डिंग में पहुंचा। गाड़ी को पार्किंग करने के बाद जैसे ही सामान उतारने के लिए गाड़ी के डिग्गी को खोलने गया तो आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी की डिग्गी खुली हुई थी। इन सब चीज़ों को देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे हो सकता है। पर खैर, मैं वो सामान उतारकर लिफ्ट से होते हुए अपने फ्लैट तक पहुंचा,
और अपना सारा सामान रूम में रखने के बाद उस तस्वीर और आईने को लिविंग रूम में सजा दिया और घर का मेन दरवाज़ा बंद कर अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। पूरी तरीके से थके होने के कारण नींद भी जल्दी आ गई, लेकिन उस नींद में मुझे किसी आदमी के चलने की आवाज़ें आ रही थी और जब भी आंखें बंद करता तो एक ही चेहरा दिखाई पड़ता, सुशांत राजपूत। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। सुबह मेरी आंख खुली तो जो भी चीज़ मैंने देखा वो देख मेरी सांसें थम गई। रात में मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी ना, वो घटना सचमुच हुई थी। पूरे घर में किसी के चलने के निशान थे, लेकिन आश्चर्य तो ये था, ये सारे निशान फ्लोर में होने के बजाय ऊपर सीलिंग पर था। इन सब चीज़ों को देख मैं बड़ा ही परेशान हो गया। क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तुरंत पास के बिल्डिंग में रहने वाले आलोक भैया के पास चला गया, क्योंकि वो ऐसे मामलों में सबकी मदद किया करते हैं। उनके पास जाकर मैंने उन्हें आईने और तस्वीर के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें केवल इतना बताया कि छत के सीलिंग पर किसी के चलने के निशान हैं। और आलोक भैया मेरे साथ मेरे घर आए और घर आते ही वो चारों ओर अपनी नज़रें घुमाने लगे और जैसे ही लिविंग रूम में गए तो उस तस्वीर के पास जाकर अचानक से रुक गए और पलटकर मुझसे कहा, मैं क्या, अब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते, इस तस्वीर और आईने को लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर आलोक भैया बहुत जोर से चिल्लाने लगे। वो ऐसे चिल्ला रहे थे मानो किसी ने उनके ऊपर खौलता तेल फेंक दिया हो, और वो चीखने की आवाज़ बड़ी अजीब थी। ऐसा लगता मानो भैया के अलावा भी कोई और आदमी है जो उनके साथ चीखे जा रहा है। तो गाइस, यदि आप इस कहानी का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मात्र 20 कमेंट आने पर मैं इस कहानी का पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।